भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप लेक्चर सीरीज को पसंद कर रहे होंगे, मेरे जो लेक्चर हैं आपके लिए यूजफुल हो रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है कुछ डिफरेंट तरीके के आपके पास जो है स्प्रिंग कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर इस तरीके के कनेक्ट होते हैं, मान लिया ये मास है, दूसरा ये ऐसे है, इस तरीके से अगर कनेक्ट होते हैं तो उस केस में हम ग्रेविटेशन फैक्टर को जो है ऐड नहीं करेंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, किसका, जो ये हमारा स्प्रिंग है, वो जो ग्रेविटी फैक्टर है उसको नेग्लेक्ट कर देता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बैलेंस कर देता है। इसलिए वहां पे ग्रेविटी फैक्टर ऐड हम नहीं करते। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जून 2024 में आया है। ठीक है, और फ्यूचर एग्जाम में भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो पहले देखो वो क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये 2024 में आया है जून में। ठीक है, नेट में ही आया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि 3, आप पूरे क्वेश्चन को लिख लो एक बार। 3 आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मैं सिंपल पेंडुलम का एसपी लिख देती हूँ। ऑफ मास m एंड इक्विलिब्रियम लेंथ l, ऑफ मास m एंड लेंथ l, इक्विलिब्रियम लेंथ l। ठीक है, लेंथ l ये है। ठीक है, आर अटैच्ड टुगेदर बाय स्प्रिंग, अटैच्ड टुगेदर बाय स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग्स से कनेक्ट है। कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है एज शोन इन फिगर। ये हमारा डायग्राम है जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ये 3 मासेज है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, इनकी लेंथ l है। ठीक है, 3। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशंस गिवन है। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन √g/l है, एक है √k/m प्लस का g/l। ठीक है, पूरा स्क्वायर रूट में है। और तीसरी हमारे पास क्या है, ये 1 हो गई। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस गिवन है। ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 3k/m एंड प्लस का g/l ये है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होती है, ये 3। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होगी, अभी हमें इसमें क्या निकालना है, नॉर्मल नोड निकालना है। ठीक है, नॉर्मल नोड, सॉरी नॉर्मल मोड है ना, नॉर्मल मोड। ठीक है, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। समझ आ गया आपको? मैं आपको एक बार दे देती हूँ ऑप्शन भी। देखो 1 1 1 1 0 1 एंड 1 -2 1। ठीक है, बी ऑप्शन है 1 1 1 1 0 -1 एंड 1 2 1। सी ऑप्शन है 1 1 1 1 0 -1 1 -2 और 1। और डी ऑप्शन है 1 2 1 1 0 -1 एंड 1 1 1। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें इसमें देखो निकालना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सारी चीजें गिवन है, बेसिक बस फाइनल हमें क्या निकालना है, उसमें नॉर्मल मोड निकालना है। ठीक है, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेविटी फैक्टर ऐड होगा। वो कैसे होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास एक बॉल हो गई। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल में आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने एक बॉल ले ली, मतलब एक धागा ले लिया, उससे एक बॉल लटका दी। जैसे मैं उसको थोड़ा सा ऐसे करूंगी, बॉल ऐसे जाएगी। आपने स्विंग्स देखे होंगे तो स्विंग ऐसे ही होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बॉल जाएगी, यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो सिंपल पेंडुलम एंगल बनाता है थीटा, ये वाली हो गई हमारी लेंथ l। ये टोटल लेंथ हमारी l है, इसको हम r, जो ये वाला हमारा लेंथ l, ये सिंपल पेंडुलम की लेंथ l होती है, ये पूरी टोटल लेंथ l है। ठीक है, ये वाला यहाँ तक होगा, यानी हमें ये देखना है बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये वाला हमारा जो होता है, ये अब जब थीटा के साथ जो एंगल बनाता है, इस l को मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देती हूँ, ये टोटल लेंथ l है। जो थीटा के साथ एंगल बनाता है वो होता है l cos थीटा। मतलब जो यहाँ पे मैं l के कंपोनेंट ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो थीटा के साथ जो एंगल बनाता है, मतलब जो ये थीटा के साथ होगा साइड वाला, ये होता है cos थीटा। और जो इसके सामने वाला होता है l sin थीटा। इस तरीके से ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आपको इतना पता होगा। अब ये जो है टोटल
इसको हम हाइट मान लेते हैं, टोटल हाइट मान लेते हैं, ठीक है, टोटल हाइट, क्योंकि एल हमने ये मान लिया ना, तो हमें टोटल हाइट मान लेते हैं इसकी पेंडुलम की। तो ये हो गया एल कोस थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो होगा टोटल, आपने जो है पेंडुलम की पूरी टोटल लेंथ एल गिवन है, वैसे मैंने हाइट माना है टोटल, ठीक है, इतना पता चल गया आपको कैसे हुआ। तो ये वाला जो होगा हमारे पास क्या होगा, देखो ये वाला जो h होगा वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल लेंथ है, पूरी लेंथ है l, और ये वाला माइनस, क्योंकि हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला। तो टोटल हाइट जो होगी, ये जो पूरी लेंथ है डिस्प्लेस जो पेंडुलम की टोटल लेंथ है माइनस का ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे l cos थीटा, ठीक है। मैं यहाँ से l कॉमन ले लूंगी, 1 माइनस का cos थीटा बन जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh एंड mgl 1 माइनस का cos थीटा हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी पूरी नहीं हुई, अभी मैं करूंगी इसको। cos थीटा को हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो क्योंकि इस तरीके की तो हमारी बनेगी नहीं ना 1 माइनस का। अब cos थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस थीटा की 2/2 फैक्टोरियल एंड थीटा की 4/4 प्लस थीटा की 4/4 फैक्टोरियल। हायर ऑर्डर हम जो है कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है, तो प्लस में करेंगे नहीं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, mgl थीटा की 2/2 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा हिलता रहता है, ठीक है। तो mgl थीटा की 2/2 फैक्टोरियल आ गया। अब जो है थीटा, अब देखो ये वाला हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आपको पता होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है किसी आर्क का क्या होता है, अगर ये इस तरीके का होता है तो ये वाला l होता है, सॉरी ये वाला जो थीटा होता है ये l होता है और ये x होता है, ठीक है, ये वाला। तो थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क हमारा क्या है, ये वाला, क्योंकि ये वाला इसी को हम आर्क मानते हैं, तो x अपॉन रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, l। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, x अपॉन l। तो यहाँ पे पुट कर दें तो mgl x की 2 अपॉन l स्क्वायर अपॉन 2, तो एक l से एक l कैंसिल, तो हमारे पास जो कितनी बन जाएगी, दैट इज mgx स्क्वायर अपॉन 2l। समझ आया। ये सिर्फ एक पेंडुलम की हुई है पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास पेंडुलम है कितने, 3, तो तीनों की कितनी बनेगी, दैट इज 1 mg अपॉन 2l x1 का स्क्वायर प्लस mg अपॉन 2l x2 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं हटा देती हूँ, mg अपॉन 2l x3 का स्क्वायर। तीनों पेंडुलम की आ गई ना, ठीक है, साइड में रख देते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों पेंडुलम की क्या आ गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है हमारे पास इन स्प्रिंग की कैसे निकाले। स्प्रिंग की मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे कोई बॉल है नहीं, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका क्या होगा x1, इसका क्या होगा x2, इसका क्या होगा x3। मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि अगर बॉल नहीं है तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ होंगे, ठीक है, ये होंगे। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 होगा, इसका x2 होगा, इसका x3 होगा, तीनों का। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 1/2 k, इसका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x3 माइनस x1 का x3 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया इतना कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉल नहीं है, तो बॉल नहीं है तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है x2, इनिशियल क्या है x1, फाइनल क्या है x3, इनिशियल क्या है x2। तो मैंने इसको डिवाइड जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको इतनी पोटेंशियल एनर्जी समझ आई। देखो अगर हमारे पास स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट नहीं होते ना, किसमें, वर्टिकल में, तब देखो कितनी ज्यादा डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन में। अगर यहीं पे अगर ये पेंडुलम जो है वर्टिकल होते तो डायरेक्ट बैलेंस हो जाता है ग्रेविटेशन, वहां पे ग्रेविटी हमें लिखनी ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर नहीं होता, देखो कितने ज्यादा हमें इसमें स्टेप्स बढ़ाने पड़ेगा, लेकिन इजी है, करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बात आती है, हमें नॉर्मल मोड निकालना है। इसके लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उनको हम यूज करके निकालेंगे। इनमें से देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। मैं एक बार थोड़ी सी देर आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और इसको जो है लिख लेना। मैं थोड़ा सा पार्ट इसका रिमूव करूंगी क्योंकि जरूरी है, आएगा नहीं अपना।
ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, मैं इसको अभी रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपका कुछ छूट जाए तो आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना मेरा व्हाइट बोर्ड है नहीं पूरा कि मैं पूरा कर सकूं, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे x3 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये x2 का है। अब हमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, पूरी लिख देती हूँ मैं। देखो 1/2 मैं सब में बाहर ले देती हूँ, ठीक है। अब देखो mg/l, ठीक है, यहाँ पे ये है, मैं इसको एक बार इसको पूरा सोल्व कर देती हूँ। 1/2 k x2 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 का स्क्वायर माइनस k x2 x1, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको करते हैं 1/2 k x3 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का k x3 x2, ये x3 x2 है, ठीक है, x3 x2, ठीक है, ये भी 3 है। समझ आया आपको इतना? मैंने ये वाली टर्म पूरी ऐसे लिख दी है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दूं, अब पहले आप देख लेना, ठीक है, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अब देखो mg/1/2 बाहर ले जाए, इसको लेना ही नहीं है, mg/l x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी, ठीक है, x1 का स्क्वायर एक ही है, ठीक है, ये भी x1 का स्क्वायर है और ये भी x1, तो कितना आ जाएगा mg/l प्लस का k, है ना, k प्लस का k, क्योंकि k/2 है तो k, हाँ ठीक है, तो k आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर। समझ आया आपको इतना? अब mg x2 का स्क्वायर है, अब प्लस 1/2 mg/l तो आएगा ही साथ में, अब बनेगा क्या mg है ये, ठीक है, mg/l x2 का स्क्वायर। अब देखो mg/ इसका तो ये तो हो गया, अब k x2 का स्क्वायर, k x2 का स्क्वायर कितना बनेगा, ओनली k, लेकिन बाहर कितना है 1/2, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो k बनेगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाली टर्म आपको समझ आई? इसको और इसको ऐड करके हमारे पास सिर्फ k बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2k लिखा है ताकि इससे कैंसिल होकर k बन जाए, और साथ में कितना है x2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कितना है, ये वाली टर्म हम बाद में कर देंगे जब हम उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको इतना? अब जो है हमारे पास x1 x2, अब जो हमारे पास आते हैं क्या v11, जो v11 आएगा वो हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज mgl प्लस का k, ठीक है। दूसरे वाले में अच्छा x3 का स्क्वायर भी होगा ये वाला, तो x3 का स्क्वायर भी देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस 1/2 mg/l, और x3 का स्क्वायर भी एक बार ही होगा, तो एक बार है तो हमारा k ही आ जाएगा, है ना, k ही आ जाएगा, प्लस का x3 का स्क्वायर, ये ठीक है। मैंने ये वाली जो इसके बाद वाली जो टर्म थी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो mgl/k प्लस का, सॉरी, उसके बाद ये वाला जो होगा mg/l प्लस का 2k, ये मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, देखो ये वाला 2k, और उसके बाद mg/l प्लस का k, जब आप खुद से करोगे ना तब हो जाएगा सो, ठीक है। उसके बाद देखो ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है। अब 1 2 देखो कहाँ पे है, ये जो 1 2 है, 1 2 या 2 1 एक ही बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका हाफ होगा, इसका हाफ कितना होगा 1/2, तो माइनस का k, है ना, माइनस का k बनेगा, मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं एक बार देख लेती हूँ, हाँ माइनस का k बनेगा, ठीक है, माइनस का k, और 1 3 है नहीं हमारे पास, 1 3 है नहीं, तो 1 3 को हम 0 रखेंगे, ठीक है। अब 2 1 भी हमारे पास कितना होगा, माइनस का k, है ना, क्योंकि 1 2 2 1, ये 2 1 2 2 2 3 है हमारे पास, 2 3, ये भी कितना बनेगा माइनस का k, ठीक है। अब 3 1 है हमारे पास, 3 1 है नहीं, 3 2 है हमारे पास, 3 2, ये वाला, तो ये भी माइनस का k बनेगा। मैं मैट्रिक्स चेक कर लेती हूँ एक बार, ताकि हमें करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, ये वाला बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स। आपको इतना क्लियर हुआ? उम्मीद करती हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप जब खुद के हाथ से करोगे ना तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको, मैं समझा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, ठीक है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? उसके बाद देखो मैं इसको रिमूव कर दूं, ये वाला हमारा हो चुका है, ठीक है, इसका हमारा कोई काम नहीं है, अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, अगर होगा भी तो हम देख लेंगे कॉपी से,
मैंने सोल्व कर रखा है इसको, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, v माइनस का ओमेगा स्क्वायर टी। अब हमें फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है ना, सिर्फ हमें मोड निकालने हैं। अब मोड निकालने हैं तो उसका कोई है नहीं फ्रीक्वेंसी का गिवन। अब देखो, अब v माइनस का ओमेगा स्क्वायर टी आता है, ठीक है। तो v हम ये लिखेंगे mg/l प्लस का k माइनस का ओमेगा स्क्वायर टी। अच्छा ओमेगा सॉरी, जो है काइनेटिक एनर्जी भी हम निकालेंगे 1/2 m x1 डॉट का स्क्वायर, ये तो सिंपल है 1/2 m x2 डॉट का स्क्वायर, ये तो mm आएगा सिंपल, ठीक है। और माइनस का के मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि इतनी जगह है नहीं अपने पास, मैं वहीं पे लिख देती हूँ v माइनस का ओमेगा स्क्वायर t, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 m ओमेगा स्क्वायर आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि आपने कर रखे हैं तो आप समझ जाओगे। m ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 m ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 m ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो v माइनस का ओमेगा स्क्वायर t, तो यहाँ पे लिखूं मैं इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म लिख देती हूँ मैं mg/l प्लस का k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, ये वाला माइनस का k, ये वाला 0, ये वाला माइनस का k, ये वाला mg/l प्लस का 2k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, ये वाला माइनस का k, फिर उसके बाद ये वाला 0, ये वाला माइनस का k और ये वाला mg/l प्लस का k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, ये वाला है, ठीक है। अब उसका भी काम हो गया, अब मैं उसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई पूरी, इसका यूज करके आप वीडियो को पॉज करके सारा लिख लेना, ठीक है। मुझे साथ साथ रिमूव करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है थोड़ा, इस पे पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। mg/l प्लस का k, अब हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है जो हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज करूंगी और अपने नॉर्मल मोड निकालेंगे। फाइनल हमारा ये स्टेप चल रहा है माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारे पास gl है तो mg/l बनेगा mg/l, ठीक है। माइनस का k 0 माइनस का k, पूरी लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। माइनस का k और ये बनेगा mg/l प्लस का 2k माइनस का, ये फिर से mg/l सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस का m ओमेगा, हाँ तो mg/l ये बनेगा माइनस का k, ये 0 है, ये माइनस का k है और ये भी mg थर्ड वाला है यहाँ पे mg/l प्लस का k माइनस का mg/l, ठीक है। अब ध्यान रहे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने g/l लिया है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है, तो ओमेगा स्क्वायर जो जब लेंगे तो g/l आएगा, इसलिए मैंने m ओमेगा स्क्वायर की जगह g/l, m ओमेगा स्क्वायर की g/l, कंफ्यूज मत होना इसको, ठीक है। रिमूव कर दूं, इस वाले को रिमूव कर दूं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, मुझे कमेंट कर देना, समझना है तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाना है, ये वाला इससे हो जाना है, ये वाला इससे हो जाना है, टोटल हमारे पास क्या बनेगी, k माइनस का k 0 माइनस का k 2k माइनस का k 0 माइनस का k ऐड k, ठीक है, ये बन जाएगा। अब x1 x2 x1 x2 x3 नॉर्मल मोड के लिए मैंने बताया था ना, इज इक्वल टू 1 1 1 सॉरी 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो kx1 माइनस का kx2 और 0 इज इक्वल टू 0, तो kx1 इज इक्वल टू kx2, ठीक है। x3 0 है तो हमारे पास कितना बनेगा, x1 x2 इज इक्वल टू 0, मतलब सेम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का kx2 प्लस का kx3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x2 x3 भी इक्वल हो गए, ठीक है, x2 x3, इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा, पहले वाला 1 1 1, तो पहले वाला 1 1 1 देखो इन तीनों में है, ये वाला तो नेग्लेक्ट हो गया। अब हम सेकंड फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, इसको रिमूव कर दूं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। आपको इतना पता चल गया होगा, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आगे तो नॉर्मल मोड निकालना है। अब देखो, अब जब मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, अब जब आप इसके अराउंड निकालोगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जब हम इसकी जगह पे रखेंगे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, तो हमारे पास k/m प्लस का j/, अब जो m होगा वो यहाँ पे ओनली k बचेगा और यहाँ पे mgl बचेगा, तो mgl से फिर से कैंसिल और यहाँ पे k तो 0 बनेगा, ठीक है।
इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको फिर से यहाँ पे ओनली k बचेगा, यहाँ पे 0 मतलब माइनस का k। तो इस तरीके से जब आप सोल्व करोगे, x1 करेंगे, आप इसको खुद करना, मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स बनेगी, मतलब जो सेकंड मोड्स बनेंगे वो बनेंगे 1 0 -1, ठीक है, और थर्ड बनेंगे 1 -2 एंड 1, ठीक है। आप इसको देखना, सोल्व करना, मैं आपको यही बोलूंगी, आपकी से कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये हमारे होंगे जो है नॉर्मल मोड, ठीक है। मैंने आपको एक करके बता दिया है, आप दूसरा करना है तो मुझे बताना, मैं आपको करवा दूंगी। ये हमारा नॉर्मल मोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा जून 2024 में आया है, हो सकता है आगे भी आ सकता है, क्योंकि नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड मैंने आपको बताया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना समझ आया आपको? अभी इस वाले चीज में आपको समझ आया कि इसमें हमें ग्रेविटेशन ऐड करना है, ध्यान रहे। उसमें ग्रेविटेशन ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें बैलेंस कर रहा था जो है स्प्रिंग, जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का। इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो हम अलग अलग चीज लिखेंगे सबके लिए, इसीलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया। आप खुद सोल्व करोगे तो उतना लेंथी नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? रिमूव कर दो इसको, इसको सोल्व करके देखना, बाकी के दो मोड्स ये आएंगे, ठीक है। नॉर्मल मोड रिमूव कर दो। बस मुझे ये बताने का यही एक पर्पस था मेरा कि आपको जो है कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना आपका, ठीक है। तो वो हमारा जो अब तक का जो मैट्रिक्स मेथड से मैंने आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन करने बताए थे, वो अब तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आपको वहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा, मैंने बोला था आपको जो टॉपिक वाइज करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज स्पेस ट्रैजेक्टरी। ये मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी देखो आप शुरू में क्या लिखोगे, इट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन होगी, गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज डिफाइंड एज फेज कर्व, ठीक है, इस फेज कर्व, ये हमारा होता है फेज कर्व। इसकी आप कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आ सकती हैं। इस पे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला क्या है, द फेज कर्व कैन नेवर बी intersect each other, can never be intersect each other, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है वो, ठीक है, each other। सेकंड हमारे क्या है, फेज कर्व may be open, closed, bound, अनबाउंड। बाउंड और अनबाउंड मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। थर्ड हमारी क्या है, एरिया अंडर द फेज कर्व, हमें एरिया अंडर द फेज कर्व, एरिया अंडर द फेज कर्व कैन बी डिफाइंड एज, ये हमारा क्वेश्चन में यूज होगा, आप इसको ध्यान रखना। डिफाइंड एज P इज इक्वल टू इंटी A डॉट dx, सॉरी P डॉट dx, जो A होगा, सॉरी जो A होगा ना, एरिया, वो P डॉट dx होगा, ठीक है, एरिया अंडर द फेज कर्व, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा मोमेंटम है, ध्यान दें, ये हमारा मोमेंटम है। क्लियर हो इतना, ठीक है। अब हमारे पास देखो, एक आप नोट करके यहाँ पे लिख लो कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है V, अगर वो ax की पावर n में होती है, मतलब यहाँ पे x की पावर कुछ 1 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी वो किसकी कैसे होगी, वो दैट इज E की पावर 1/2 प्लस 1/n। मैं इस पे बेस आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी, बस आप एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो, इसके नीचे नोट करके लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस क्रम में होती है ax की पावर n,
तो हमारे पास जो है एनर्जी की एनर्जी की अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालना हो एनर्जी के साथ तो 1/2 प्लस 1/n लिख देना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब मैं फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी आपको जो है क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। ये क्लियर हो गया आपका इतना? मैं इसको रिमूव कर दूं अभी, ठीक है, इसको लिख लेना एक बार, ठीक है, इसको अब मैं रिमूव कर दूं। अब देखो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन, नेट में आया हुआ था वो भी, देखो। अब हमारे पास क्या है, फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी आपको पता होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, ये वाला रिलेशन होता है मोमेंटम और पोजीशन का। उसके बाद हमारे पास देखो फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी लिख के आप लिखना, फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी। अब देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है ना। तो ये हमारे पास है T प्लस V, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, आप हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हैं, मैं आपको करवाऊंगी आगे हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब माइनस होता है उनमें। उसके बाद ये है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जो T होता है, जो P होता है T स्क्वायर अपॉन सॉरी जो T होता है T काइनेटिक एनर्जी वो P स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना। अगर ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझ लो। अगर ये बढ़ेगी तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर ये होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, मोमेंटम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी वो घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ? मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। समझ आ गया आपको इतना? अब आप फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना कि हमारे पास जो फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी है, आप नोट करके लिख लेना, इसके बाद लिखना जो मैंने लिखवाया है अभी, इसके बाद करके लिखना नोट, फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी ओनली फॉर फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी ड्रा ओनली इन बाउंडेड मतलब अलाउड रीजन, ठीक है, अलाउड रीजन हमारे पास कौन से होते हैं, जब मैं आपको क्वांटम करवाऊंगी तब बताऊंगी, जिसमें हमारे पास एनर्जी है अगर वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो तो ये हमारे पास अलाउड रीजन होते हैं। सिर्फ इसी रीजन में हमारे पास फेज स्पेस जो है ट्रांजेक्टरी उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? मैंने आपको क्या बताया है कि फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी हमारे पास रिलेशनशिप होता है पोजीशन एंड मोमेंटम के बीच में। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या थी, हमारे पास फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी बाउंड हो सकती है, अनबाउंड हो सकती है, या फिर हमारे पास ओपन और क्लोज्ड भी हो सकती है, ये थी हमारे पास। उसके बाद जो थर्ड थी वो हमारे पास जो एरिया बता रहा था वो मोमेंटम मतलब क्लोज्ड बता रहा था, दैट इज A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dx। उसके बाद मैंने आपको फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी का एक ग्राफ बताया, ये होता है हमारे पास टोटल एनर्जी होती है जो T प्लस V होता है। अगर मोमेंटम बढ़ेगा क्योंकि इसके साथ रिलेशन में है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टाइम टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ आपको इतना? ये हमारी फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी थी। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको डायरेक्ट जो है हमारे ग्राफ के मेथड से भी आपको डायरेक्ट बता दूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फेज स्पेस ट्रांजेक्टरी हमेशा अलाउड रीजन में ही ड्रॉ होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख लेना, ठीक है। क्लासिकली अलाउड रीजन बोलते हैं इसको, क्लासिकली अलाउड रीजन, ठीक है। जो मैंने अभी लिखा ना इसको E ग्रेटर देन B, ये हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन होता है, क्लासिकली अलाउड रीजन आपने पढ़ा होगा क्वांटम में, अलाउड रीजन, ठीक है। इसको बाउंडेड रीजन भी बोलते हैं। इसके बाद जो
जैसे ये होता है ना इस तरीके का, मान लीजिए ये है कुछ, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा अगर मान लीजिए एनर्जी का पॉइंट है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है भी, तो जो ये एनर्जी है जिस भी जो ये एनर्जी है ग्रेटर देन बी होगा, यानी सिर्फ इस एरिया में है ना, बाकी में तो ये ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, तो सिर्फ इस एरिया में हमारे पास फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ होगा। ये हमारे होते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। इन दोनों में जो ट्रांजिशन पॉइंट होते हैं, मान लिया इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो जो ये ए और बी है ये ट्रांजिशन पॉइंट है। इस केस में हमारे पास दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, ठीक है, इसको हम ये कंसिडर करेंगे। और ये हमारा क्लासिकली अलाउड रीजन होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा होती है। आपको ग्राफ के थ्रू जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी अच्छे से समझ आ जाएगा। रिमूव कर दो इसको रहने देती हूँ, क्लासिकली अलाउड रीजन, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लिया एक फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, आपको ये बताना है कि कौन सी जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार जो मैंने आपको बताया ना प्रॉपर्टी से आया उसको देख लो। ये हमारा पी है, ये हमारा पोजीशन मोमेंटम है, ठीक है। चार में ग्राफ आपको बना के दे देती हूँ, ये पी है, ये पी है, ठीक है। एक ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, एक हमारे पास ऐसे है, एक हमारे पास ऐसे है, ठीक है, एक हमारे पास है ऐसे। तो इसमें क्या होगा बताओ, अब इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है? जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया, कौन सा अलाउड नहीं होगा? जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये वाला अलाउड नहीं होगा। बाकी अलाउड होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। समझ आया इतना? ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रिमूव कर दूं, ठीक है। ये बस प्रॉपर्टीज पे बेस आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज पे बेस आपको करवा दिया है। अब देखो, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास पोटेंशियल गिवन है v ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, ये बाउंडेड अनबाउंडेड है, ठीक है। हमारे पास माइनस का kx स्क्वायर गिवन है। अब क्या पूछा है यहाँ पे? फेज स्पेस डायग्राम पूछा है, ठीक है। ये हमारा फेज स्पेस डायग्राम हमसे पूछा है। अब देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन है, इसका मतलब हमारा ग्राफ ये क्या था? Vx और x। पहले हमें देखो, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम मतलब इक्वेशन की होती तो पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करना होता है, उसके बाद उसके कोरस्पोंडिंग हम मोमेंटम को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम Vx का ग्राफ बनाएंगे। Vx हमारे पास ये है, इसका मतलब ये है, देखो, क्योंकि माइनस का kx स्क्वायर मैं आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि माइनस का kx स्क्वायर प्लस का kx स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, माइनस का kx स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। x के क्यूब का मैंने आपको बताया था ये होता है, मतलब सॉरी थोड़ा सा ये ऐसे होगा, थोड़ा सा ये ऐसे होगा, मतलब इस तरीके का। और x की 4 का भी x उसके स्क्वायर के जैसा होता है। तो ये मैंने आपको बताए थे कुछ ग्राफ्स, ठीक है। मैंने आपको बोला था आगे फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में भी यूज होंगे, ठीक है। ये है, मतलब पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो माइनस का kx स्क्वायर आएगा। अब देखो, अब हमें मैंने क्या बोला था कि रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर ए गिवन एनर्जी। अब एनर्जी हमें गिवन होगी, गिवन नहीं भी होगी तो हमें इसमें 3 रीजन लेकर चलने हैं। एक तो एनर्जी ग्रेटर देन 0, एक एनर्जी लेस देन 0 और एक एनर्जी होगी 0 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको अगर पहला रीजन लेकर चलूं, एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एनर्जी, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है केस 1 कि आपको यहाँ पे क्लासिकली अलाउड रीजन में बनेगा ये, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी को मैं ग्रेटर देन 0 है तो ये 0 है। अगर हम एनर्जी को सॉरी पहले लेस देन 0 लेकर चलेंगे, लेस देन 0, पहले लेस देन 0 ले लेते, तो एनर्जी को यहाँ पे ले दूं मैं। अब देखो, ये हमारी एनर्जी है, ये पूरा हमारे पास पोटेंशियल का ग्राफ है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना, ये पूरा पोटेंशियल का ग्राफ है, ये हमारा एनर्जी है। अब एनर्जी जो है
लेस देन 0 है, देखो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ किस रीजन में हमारे पास फेज स्पेस ट्राजेक्टरी बनेगी, अगर यहाँ पे देखें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे देखें तो एनर्जी ज्यादा, तो सिर्फ ये वाला हमारा जो रीजन होगा ये क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन। ध्यान रहे यहाँ पे एनर्जी लेस देन v है, तो ये फॉरबिडन है, तो यहाँ पे तो हमारा बनेगा नहीं। मैं इसी को आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है, ये मोमेंटम है और ये पोजिशन, ये वाला x का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा फॉरबिडन हो गया, मतलब यहाँ पे तो बनेगा नहीं। अब अगर देखो हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, मैं इसको बढ़ा देती हूँ ये वाला, तो हमारे देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, और मैंने बोला था अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है T वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो यहाँ पे तो घटता घटता, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मैंने बोला अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वाला हमारा मोमेंटम का ग्राफ है। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी वही तो बताती है कि पोजीशन और मोमेंटम के बीच में, पोजीशन और मोमेंटम, ये हमारा मैंने सिर्फ इसको, क्योंकि हमें ये वन था इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो जैसे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वाली हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो इस एरिया में, यहाँ पे तो हम बनाएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे E ग्रेट लेस देन V है, तो ये तो फॉरबिडन रीजन हो गई, यहाँ पे तो हम ड्रॉ करेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी तो यहाँ पे ये घटती घटती यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और ये ठीक है ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये देखो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम को यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी केस में हम एनर्जी को यहाँ पे रखें या फिर यहाँ पे रखें तो हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ये वाला। कब, अगर हम यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें तो इस तरीके से बढ़ता हुआ हमारा ग्राफ चला जाएगा। समझ आया आपको कैसे हुआ ये, ठीक है। अगर उसके बाद हम सेकंड केस ले, अगर इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो एनर्जी को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मतलब इस ये वाला 0 का था ना, तो इससे अब यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जाओगे ऐसे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास इंक्रीज हो रही, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही तो मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और क्योंकि ये मैच मतलब यहाँ पे ये कट नहीं कर रही है, तो कट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे इसको मीटअप नहीं करेंगे, तो हम कुछ ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे भी नीचे भी ऐसे ही बनेंगे, आप देख लेना, इसको टच मत करवाना, ठीक है, ध्यान दें। मैं आपको यहाँ पे अलग से बना दूंगी ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनाए, सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसे बना था, ये वाला कुछ ऐसे बना था। ये कब लिया था मैंने, जब E ग्रेटर देन 0 था। तो E ग्रेटर देन 0 मैंने मीटअप क्यों नहीं करवाया, क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, यहाँ पे कट कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 पे टच करवा दिया था। यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं तो इसको एज इट इज लिखा है मैंने। उसके बाद अगर E इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, देखो हमारे पास जो एनर्जी थी वो कितनी मैंने मानी थी, p²/2m माइनस का kx²। अगर यही 0 आ गई तो p²/2m इज इक्वल टू kx², ठीक है। तो इस यानी जो हमारा मोमेंटम है वो प्लस माइनस x के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो प्लस जो मोमेंटम होगा वो प्लस माइनस के जो है x पे डिपेंड करेगा। तो प्लस माइनस x का मैंने आपको ग्राफ बताया था कि प्लस x का ग्राफ हमारा ये होता है, और माइनस x का, सॉरी ये ओरिजिन से है, माइनस x का ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुछ ये वाला, ठीक है, और इसका ये वाला ग्राफ था। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेंगे, अगर कर रही है तो वहां पे इसको आपको ठीक कर लेना है, ठीक है, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करवाना है।
तो ये वाला जो ग्राफ था ये लेस देन 0 के लिए था, लेस देन 0 था, ये ई ग्रेटर देन 0 के लिए था, और ये वाले जो हैं ये ई इज इक्वल टू 0 के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको फेज स्पेस ट्राजेक्टरी समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। पहले मैं इसको दोबारा बता देती हूँ, मैंने ई लेस देन 0 के लिए किया था। पहले मैंने पोटेंशियल का ग्राफ बनाया, ये वाला ओरिजिन का था, ई ग्रेटर देन लेस देन, पहले लेस देन 0 के लिए था तो इससे नीचे मैंने बनाया है, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव में है तो सिर्फ उस रीजन में बनेगा जिसमें ई ग्रेटर देन बी है। इस पूरे रीजन में हमारे पास ई लेस देन बी था तो ये फॉरबिडन रीजन है, इसलिए यहाँ पे बना लिया मैंने, खाली छोड़ा है, सिर्फ फेज स्पेस यहाँ पे बनेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब मोमेंटम डिक्रीज करेगा, तो मोमेंटम डिक्रीज करता हुआ यहाँ पे टच कर गई, तो मैंने यहाँ पे टच करवा दिया। यहाँ पे अगर अनदर ये लेंगे या फिर ये लेंगे, इसके आसपास लाइन लेंगे, तो मैंने बनाया है बाकी सभी लाइनों का। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर E ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ पे लिया, तो इस केस में भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो मोमेंटम होगा डिक्रीज। मैंने इसको टच क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये आपस में टच नहीं करती, इसलिए मैंने ऊपर ही ऊपर इसको डिक्रीज दिखाया है। उसके बाद 0 के लिए था तो हमारे पास जो मोमेंटम हो प्लस माइनस एक्स आ रहा था, तो प्लस माइनस एक्स का मैंने आपको ग्राफ इस तरीके से बताया था, ये प्लस एक्स होता है और ये वाला माइनस एक्स होता है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज स्पेस ट्राजेक्टरी थी और इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी कि फेज स्पेस ट्राजेक्टरी बाउंड हो सकती है, अनबाउंड हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में ये वाला हमारा क्या है, अनबाउंड, क्योंकि देखो इनफाइनाइट की तरफ हमारी लाइन जा रही है, कोई भी लिमिट नहीं है इनकी, कहीं पर भी जा सकती है, तो कोई लिमिट नहीं है, तो अनबाउंडेड है। क्लियर हुआ? हमारा सेकंड पॉइंट था कि फेज स्पेस ट्राजेक्टरी बाउंड हो सकती है, अनबाउंड हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी अनबाउंडेड फेज स्पेस ट्राजेक्टरी थी। क्लियर हुआ इतना आपको? ये हमारा था फेज स्पेस ट्राजेक्टरी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इतने अच्छे से करवाऊंगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको एक बार खुद सोल्व करना, अगर ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी इससे रिलेटेड, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ ट्राई करते रहें, रिवीजन करते रहें, बाकी काम मैं आपको करवाऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल हो रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।